हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लास्ट वीडियो हमने की थी डाइजेशन पे। डाइजेशन हमारा पूरा हो गया था। कुछ टेक्निकल इश्यूज अभी चल रहे थे, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट है, एक हफ्ता हो गया। ठीक है, तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन की। टॉपिक बच्चों क्या हमारा रेस्पिरेशन, हेडिंग डाली हुई है आई थिंक मैंने। ठीक है, तो बच्चों मैं पहले डाइजेशन से आपको एक पॉइंट ज़रा याद दिला दूँ, अगर आपको ढंग से याद होगा। जो हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन क्या होता था बच्चों। रेस्पिरेशन से पहले हमने जो पढ़ा था क्या था डाइजेशन में, कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे वो एब्जॉर्ब हुए थे और किस फॉर्म में ब्रेक डाउन हुए थे, ग्लूकोज के फॉर्म में। देखिए, वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर के विलाई के थ्रू कहाँ गया था, ब्लड में गया था। वही ग्लूकोज सेल्स के पास गया। हमारे ब्लड में बच्चों ऑक्सीजन भी होती है, वो ऑक्सीजन भी क्या होती है, कैरी होकर के सेल्स के पास जाती है। वहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं पायरुवेट बनता है। पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड भी आप लोग बोल सकते हैं, वो बनता है। यानी एक क्या है, कार्बन कंपाउंड है, वो बनता है। उसके बाद उसका आगे फर्दर ब्रेक डाउन होता है और फाइनली रिलीज होती है बच्चों एनर्जी। मैंने आपको चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था कि प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन का क्या इन्वॉल्व करता है, द रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का रिलीज होना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब बच्चों इसके अलग अलग पाथवे हैं, वो पाथवे में पढ़ने हैं, इसके टाइप पढ़ने हैं और किस पाथवे से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वो हमें पढ़ना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, रेस्पिरेशन क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एक प्रोसेस है एनर्जी रिलीज करने का, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ complex compounds थ्रू ऑक्सीडेशन। मैंने क्या बताया था, ग्लूकोज का बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन। थ्रू ऑक्सीडेशन किस लिए होता है, एनर्जी रिलीज करने के लिए, टू रिलीज कंसिडरेबल और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए मेन बच्चों जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो होता है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज ही अलग अलग पाथवे से ब्रेक डाउन होगा और क्या रिलीज होने वाली है, एनर्जी। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें बच्चों रेस्पिरेशन के, आप लोग बेसिकली रेस्पिरेशन के दो टाइप पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, दो टाइप। आप लोगों ने स्कूल में सुना होगा, दो टाइप है, एरोबिक एनारोबिक। लेकिन मैं उस तरीके से चार्ट नहीं बनवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, मेन हमारा किस कंपाउंड में फोकस रहेगा, ग्लूकोज पे। यानी ग्लूकोज का एक होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन और एक होता है बच्चों इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, किस किस में बच्चों, एक होगा, पहले इनकम्प्लीट डाल लेते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और एक बच्चों हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्या, दूसरा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, देखिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो है आपका, इसमें दो प्रोसेस बच्चों ऐड होंगे। कौन कौन से, एक होगा आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब है अल्कोहल का बनना। और जो अल्कोहल आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों, बेसिकली वो क्या है, इथेनॉल। क्या है, इथेनॉल। बच्चों जो एक चीज लिख लेना, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है और दूसरा है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन यानी इसमें भी क्या है, फर्मेंटेशन ही होता है ग्लूकोज का। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये आप लोग पढ़ेंगे किसमें, ह्यूमन बींग्स में बेसिकली मोस्टली ये होता है। बेसिकली किसमें होता है बच्चों, ये ह्यूमन बींग्स में होता है। और ये जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये बच्चों बेसिकली देखा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये देखा जाता है। जैसे एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जांपल आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यीस्ट। यीस्ट पता नहीं क्या होती है बच्चों, एक तरह का फंजाई। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में हम पढ़ने वाले हैं, एग्जांपल लिख लेना, मसल सेल्स। क्या लिख लेना, मसल सेल्स। मैं साथ साथ बता रहा हूँ बच्चों। देखिए मैंने क्या बताया, एक जो होता है बच्चों, पहले वर्ड क्लियर कर दूं,
इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और दूसरा है बच्चों कंप्लीट ऑक्सीडेशन। देखिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि आपका ग्लूकोज जो है इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ, यानी पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, और उससे जो एनर्जी रिलीज हुई वो कम अमाउंट में होगी। दूसरा क्या है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, वर्ड से निकालिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों। एक सेकेंड, देखिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या होता है कि आपका ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा यानी ब्रेक डाउन होगा, और आपकी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी बच्चों, रिलीज होगी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है बच्चों, एटीपी पढ़ा है क्लास 9th में। एटीपी याद है या नहीं है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, उससे जो है उतनी एनर्जी रिलीज होगी जितनी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है, और अगर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी होती है रिलीज, वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है, जरूरत पड़ने पर वो यूज हो जाती है नई सेल्स बनाने में, सेल डिवीजन करने में, नए प्रोटीन्स बनाने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा उसमें क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। वो एग्जाम्पल क्या है उसका बच्चों, इथेनॉल, जो आप लोग पढ़ने वाले हैं। और ये बेसिकली किस में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि यीस्ट हो गया। दूसरा क्या है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, यानी इसमें क्या होगा बच्चों, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। और ये बेसिकली किस में होता है, जब हम कोई ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, हमारी मसल्स में क्रैम्प व्रैम्प आ जाते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या, मसल सेल्स। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों, एक ही प्रोसेस आप लोग पढ़ना है, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या पढ़ना है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और सिंपल वर्ड्स में कई बार हायर क्लासेस में जब आप लोग पढ़ेंगे इसको क्रेब्स साइकिल के थ्रू भी किया जाता है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल को ही बोल देते हैं क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसमें होता है, चलिए छोड़िए वो हायर क्लास में आप लोग देखिएगा। लेकिन हम बात करते हैं बच्चों किसमें, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में। देखिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इन दोनों प्रोसेस को मिला के अगर मैं कहूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो बच्चों ये जो है प्रोड्यूस करते हैं दूसरा प्रोसेस जो आप लोगों ने सुना होगा, क्या, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या सुना होगा बच्चों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आया। देखिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, ये सबको क्लियर है। हम बच्चों जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, हम स्टार्ट करेंगे आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी पहला जो है आपका हेडिंग डाल लेना, ये फर्स्ट हो गया बच्चों, ये सेकंड है। हम स्टार्ट ही करने वाले हैं बच्चों किससे, एरोबिक रेस्पिरेशन से। किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन से ही बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इससे पहले कि एरोबिक रेस्पिरेशन पे आया हूं, आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं। एक टर्म है, एक वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्या, ग्लाइकोलाइसिस। क्या पता होना चाहिए, साइड में लिख लेना बच्चों, यहाँ पे एक टर्म में बोलने वाला हूं, क्या, ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों देखो ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी शुगर, शुगर। लाइसिस बच्चों, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना। इन ग्लूकोज एक तरह का शुगर है, और शुगर का क्या होगा यहाँ पे, ब्रेक डाउन होगा, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली आप लोग पढ़ेंगे क्या, द कन्वर्जन ऑफ, मैं सिंपल बोलूँ अगर आप लोगों से, जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होकर के जब आपको पायरुवेट देता है ना, क्या देता है, पायरुवेट। और ये जो प्रोसेस है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिख लेना आप लोग साइड में। ठीक है, ये जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया ग्लाइकोलाइसिस, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और ये प्रोसेस क्या है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट होना। तो लिख लेना कन्वर्जन ऑफ या ब्रेकडाउन ऑफ, ब्रेकडाउन वर्ड ज्यादा बेटर है इसके लिए, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। देखिए कई बार इसको पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, और आपकी बुक्स में इसको पायरुवेट बोला होगा, पायरुवेट। और क्या बोलते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो एनसीईआरटीज में गिवन होता है। देखिए इसका एक बेसिकली फॉर्मूला होता है बच्चों, C3H4O3। और यही आपकी बुक में पायरुवेट को क्या लिखा हुआ है, 3 कार्बन
मॉलिक्यूल, ठीक है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल का मतलब बच्चों इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए, ठीक है। फॉर्मूला C3H4O3 होता है इसका, इसलिए बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, ठीक है। और इसमें तो बच्चों 2 प्रोसेस थे, कौन कौन से, एक आपका कौन सा था, एरोबिक, और एक बच्चों क्या था, एनारोबिक। ये दोनों में ही होता है। अगर मैं बात करूं, 2 आपके जो रेस्पिरेशन के टाइप है बेसिकली निकल के आए, कौन से, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ग्लाइकोलाइसिस इन दोनों में ही चलेगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है रेस्पिरेशन के किसी भी प्रोसेस का, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने क्या बताया था, देखिए ऊपर पॉइंट क्या लिखा है कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होने के बाद बच्चों क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। पहले इसकी डिफाइन लिखता हूं, फिर स्टेप पे हम लोग चलेंगे। तो लिखिएगा साथ साथ, स्पीड बढ़ा लेना जब मैं लिख रहा होता हूं। द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और एक चीज बच्चा ध्यान रखना, ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि हम बात करें किसकी, जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है वो या तो हो सकता है ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा मैंने था, प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन to give carbon dioxide, water and बच्चों मेन हमारा प्रोडक्ट क्या होता है किसी भी रेस्पिरेशन का, एनर्जी एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो बच्चों मेन प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी है, और इसके जो बाय प्रोडक्ट हैं और कौन कौन से बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, अब मैं अगर बात करूं, स्टेप्स की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स आप लोगों से पूछे भी जाते हैं कि क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। चलिए हम बात करते हैं, मैंने क्या बताया था, ग्लाइकोलाइसिस वो स्टेप है जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में भी होगा और कंप्लीट ऑक्सीडेशन में भी होगा। और एक चीज ध्यान रखना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक मशीनरी है। क्या है, एक मशीनरी, यानी एक सिस्टम है हमारे पास। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक सिस्टम है, और उनके पास एबिलिटी होती है कि वो ग्लूकोज को पार्शियली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज को पार्शियली ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन हमारी एक्चुअल एबिलिटी होती है बॉडी की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं। कंप्लीट करने के लिए फिर सेल्स की जो है हमें क्या पड़ती है, नीड होती है, ठीक है। सेल्स में जो केमिकल रिएक्शन होती है बेसिकली उसकी। तो बच्चों पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप सब में कॉमन है बच्चों, क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। यानी क्या होगा इस स्टेप में बच्चों, क्या होता है, जो आपका शुगर होगा, यानी बेसिकली क्या है, ग्लूकोज, और ब्रेक डाउन होकर क्या देगा, पायरुविक एसिड। तो लिख लेना, इन दिस स्टेप ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड। आपके एनसीईआरटी में पायरुवेट दिया हुआ है, एक ही चीज है, और पायरुवेट, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि ग्लूकोज बच्चों आपका ब्रेकडाउन होगा किसमें, पायरुविक एसिड या पायरुवेट में। तो लिख लेना, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों लिखना एग्जाम्स में। ग्लूकोज है, फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, C6H12O6। और एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो पहला स्टेप है ना बच्चों, मैंने कहा था सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर कहाँ होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, और साइटोप्लाज्म में आपको पता है बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, बहुत सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो देखिए जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है और पायरुवेट में कन्वर्ट होना है, ये बच्चा होता है साइटोप्लाज्म में। किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। देखिए ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, किस में हो, पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। बच्चे सारा काम क्या कहाँ हो रहा है, इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। कहाँ पर हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। पहला स्टेप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और पायरुवेट का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, C3H4O3, ठीक है। स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, चैप्टर 4 में देख लेंगे।
समझ में आया बच्चों? तो देखिए स्टेप 1 हमारा क्लियर हो गया, ये था बच्चों स्टेप फर्स्ट। अब देखिए स्टेप सेकंड में क्या होता है, यही पायरुवेट, ध्यान रखना ग्लूकोज से पायरुवेट जो बच्चों बनता है ना, ये एक्चुअल में 10 केमिकल रिएक्शन होती है, 10 केमिकल रिएक्शंस हो करके फाइनली हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ये हर क्लास में पढ़ाई जाती हैं चीजें, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट, और क्या मिलते हैं बच्चों, एक्चुअली 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स, पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। खैर हम बात करते हैं, देखिए पायरुवेट बन गया कहाँ, साइटोप्लाज्म में। अब होगा क्या, यही पायरुवेट बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कहाँ जाएगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सुना है आपने, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यही पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, जो मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी। यानी एनर्जी ये ज़्यादा अमाउंट में होती है। और हमारी बॉडी के लिए ना बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अगर सर्वाइव करना है ना, तो हमारे लिए क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन ही हमारे लिए जो है क्या है, एक सर्वाइव करने का एक मेथड है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली होता है। तो दूसरा मैंने क्या बताया, स्टेप सेकंड क्या होता है, पायरुवेट break down into carbon dioxide, water and energy in presence of oxygen। in presence of oxygen मैंने बताया था ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के बच्चों स्टेप होता है, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, देखिए कैसे लिखिएगा, पायरुवेट लिखेंगे यहां पर। जब आप लोगों से एक्सप्लेन करने के लिए पूछ जाए तो बच्चों स्टेप सारे बताने होते हैं, ठीक है। पायरुवेट लिखा, यहां पर लिखेगा। अब ये प्रोसेस कहां हो रहा है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। बेसिकली सेल ऑर्गेनली है ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये फॉर्मूला आप लोग साथ में लिख लीजिएगा, C3H4O3, ठीक है। इससे क्या बना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब एक एनर्जी के बारे में बात करूंगा मैं। एनर्जी के बच्चों बात की है, जो एनर्जी बनती है, एनर्जी बच्चों किस फॉर्म में बनती है, एनर्जी की अगर बात करें, एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में, एटीपी। यानी देखिए केमिकल रिएक्शन होकर एनर्जी बनी, जो एनर्जी बनी ना बच्चों, वही एनर्जी यूज होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने में। इसलिए बोलते हैं जो एनर्जी रिलीज हुई वो एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हुई। यहां तक आ रहा है क्या ब्लैक बोर्ड पे, हाँ जी आ रहा है। तो एटीपी की फॉर्म में, तो एटीपी की जिस बच्चों को फुल फॉर्म नहीं पता है, यहां पे लिख देता हूं, टाइम ओवर होने वाला है कैमरे के अंदर। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, ठीक है, लिख लिया। तो एनर्जी रिलीज हुई किसमें, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। तो अब एक चीज आप लोग और लिख लीजिएगा बच्चों, यहां तक आ जाएगा। बेसिकली अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ह्यूमन बींग्स की, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी बन जाती है किससे बच्चों, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, बन जाती है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बच्चों इसको प्रोसीड करूंगा, ठीक है। टाइम भी ओवर होने वाला है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। हाँ जी बच्चों नोट डाउन हो गया, चलो मैं इसको रेज कर देता हूं। ऊपर का आप लोगों ने उतार लिया होगा बेसिकली। हाँ जी, तो इतना समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा वहाँ तक, ठीक है। चलिए देखो, तो मैं क्या बात कर रहा था अभी, एनर्जी की। एनर्जी टर्म्स से बच्चों एक मैं ना आपको एक टर्म बता देता हूँ, नोट डाल लेना, सेलुलर रेस्पिरेशन। एक वर्ड एनसीईआरटी में यूज़ किया गया है, बच्चों को मतलब ही समझ नहीं आता बच्चों होता क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। तो वर्ड्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ध्यान से आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड दिखाई देगा सेलुलर रेस्पिरेशन, वर्ड क्लियर कर देंगे आपको। देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब समझ में आया, एनर्जी का रिलीज होना। अगर यही काम एनर्जी का रिलीज, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है सेल के अंदर तो उसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो लिख लेना नोट डाल के, द प्रोसेस ऑफ
breakdown of food materials, breakdown of food materials through oxidation to release energy within the cell, within the cell, यानी एनर्जी अगर रिलीज होती है सेल के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आपको बच्चों में ना एक पॉइंट क्लियर करता हूं पहले। देखिए एनर्जी बनती है सेल के अंदर, एनर्जी बनी और ये काम कहाँ कहाँ हुआ, ये साइटोप्लाज्म में भी हुआ और किस में हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। बेसिकली हमने एरोबिक पढ़ा, वो कहाँ कहाँ पे हुआ था अभी, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बच्चों क्या हुई थी, रिलीज हुई थी। देखिए ये एनर्जी रिलीज होने के बाद क्या होता है, इसी एनर्जी से केमिकल रिएक्शन होकर के बच्चों बनते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स। क्या बनते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स। यानी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो थी बोलते हैं ना स्टोर हो गई। वो स्टोर कहने का मतलब ये है जो एनर्जी यहाँ पर बनी थी, जो एनर्जी यहाँ पर फॉर्म हुई थी, उस एनर्जी से क्या बने बच्चों, एटीपी के मॉलिक्यूल्स बने। और वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, हमारी बॉडी में स्टोर हो गए, स्टोर हो गए। और ये यूज कब होंगे, अब होगा क्या, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है तो यही एटीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यानी आप लोग मान सकते हैं कि एक स्टोरेज की तरह काम कर रहा है एटीपी। यानी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। और जब आपकी बॉडी को नीड होगी तो यही एटीपी मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होंगे, क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी। मतलब समझ में आया, एनर्जी वो यूज कहाँ होते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी को जो है प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाने हैं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज बनाना है। अगर मान लीजिए केस ये भी बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर मान लीजिए ग्लूकोज हो ही ना, हमने मतलब कुछ खाया ही ना हो, ग्लूकोज वाली चीज इनटेक ही ना किया हो, तो क्या होगा। देखिए आपकी बॉडी में प्रेजेंट क्या होता है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट ग्लूकोज होगा ना, यानी जो प्रोटीन है, जो फैट है, जो भी आपकी बॉडी में चीज बची हुई है, होगा क्या, हमारी बॉडी इसी को ब्रेक डाउन कर देगी ग्लूकोज में। अगर आप लोग कुछ नहीं खाएंगे कई दिनों तक, क्या होगा, आपकी बॉडी के प्रोटीन, फैट, ये जो स्टोर्ड ग्लूकोज था, जो बचा हुआ ग्लूकोज था, वो लगातार यूज होता रहेगा। बोलते हैं ना अगर खाओगे नहीं तो पतले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि आपकी बॉडी के वो जो प्रोटीन फैट है लगातार बॉडी यूज कर रही है और क्या रिलीज कर रही है, एनर्जी। यानी पहले वो जो बॉडी थी प्रोटीन फैट हर चीज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, कन्वर्ट करने के बाद फिर ये हमारा जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा, एनर्जी क्या होगी, रिलीज। बॉडी जब तक काम करती रहेगी हमारी साइकिल आगे बढ़ती रहेगी, और जब तक नहीं बढ़ेगी उसके बाद जो है बच्चों क्या होगा, पता ही है सबको। इससे अच्छा खाओ पियो अच्छे से और अच्छा खाओ। चलिए हम आगे बात करते हैं, ये वो टर्म समझ में आया। और एक नोट डाल लेना, दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इन एरोबिक रेस्पिरेशन large amount of energy is released, large amount of energy is released। और जो बच्चे पवार एकेडमी पर पढ़ रहे हैं बच्चों, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं और जो आपके आगे भी काम आएंगे, ठीक है। तो वीडियोस पूरी देखना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। और इसी के साथ जो है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट बच्चों कवर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं, सेकंड हमने क्या पढ़ा था बच्चों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या पढ़ा था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ध्यान करो मैंने क्या बताया था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किसका होता है, ग्लूकोज का। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी क्या होती है, कम अमाउंट में। तो लिखना, स्पीड बढ़ा लेना जब मैं लिखता हूं, द प्रोसेस ऑफ incomplete oxidation of glucose, incomplete oxidation of glucose in, अब यहां पे दो चीजें हैं बच्चों। जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, हो सकता है ऑक्सीजन प्रेजेंट ही ना हो, और दूसरा क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो लेकिन कम अमाउंट में, यानी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। तो लिखिएगा, इन एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन,
इन एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन टू गिव, क्या क्या मिलता है बच्चों, वही बाय प्रोडक्ट है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है। ये बेसिकली इसमें नहीं मिलते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर हम इसमें बात करते हैं, आप ये मत लिखिए टू गिव, इसमें लिखिएगा लैक्टिक एसिड जो हमने बताया था, इथेनॉल एंड लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अमाउंट इसमें क्या होता है बच्चों, कम होता है, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ग्लूकोज का हुआ, जिससे कि बच्चों क्या रिलीज हुई, हमारी एनर्जी कम अमाउंट में, और उसमें बाय प्रोडक्ट आपके क्या क्या देखने को मिलते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड है, इथेनॉल है, एक तरह का अल्कोहल होता है, ये लिख लेना, मैंने पहले बता दिया था, एक तरह का आपका अल्कोहल है ये। ठीक है, और क्या होती है, एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज होती है। देखिए अगर हम बात करें, आप बच्चों स्टेप्स की बात कर लेते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स जो हैं हमारे फॉलो होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो दोनों में सेम रहता है। यानी पहला स्टेप बच्चों क्या होगा, स्टेप नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुवेट, या आप लोग पायरुविक एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 दोनों में बच्चों कॉमन है। यानी अगर बात करूं, ग्लूकोज क्या है आपका, और ये स्टेप मैंने कहा था दोनों में कॉमन है, इसलिए कहाँ होता है बच्चों, ये साइटोप्लाज्म में होता है। यानी C6H12O6 जो ग्लूकोज है वो सेल के साइटोप्लाज्म में किस में कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट। आपके बुक में दिया होगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल, पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल का आपको फॉर्मूला पता है C3H4O3, इसलिए बोलते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल। और बच्चों क्या है, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यहाँ पर ही बच्चों क्या होता है, अगर बात करूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एक ग्लूकोज से 2 जो हैं पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, 10 केमिकल रिएक्शन मैंने बताया, 10 केमिकल रिएक्शन होती हैं इसमें। और बच्चों स्टेप नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, उसमें क्या होता है, अब ये जो पायरुवेट है ना, मैंने कहा एनर्जी कम रिलीज होती है, एनर्जी कम रिलीज होगी तो आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा, ये आइडिया लग गया होगा कि ये अब जो कंपाउंड है हमारा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास नहीं जाने वाला। अब होता क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 आपके केस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, 2 केस, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही ना हो, या ऑक्सीजन प्रेजेंट हो लेकिन कम अमाउंट में। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की, वो भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। ये पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है ना बच्चों, जो आपका पायरुवेट मॉलिक्यूल है, अब होगा क्या, 2 चीज़ें प्रेजेंट है आपके पास, या तो ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन लिख लेना, या दूसरा हो सकता है आपके पास क्या, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो लेकिन कम अमाउंट में, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो ही ना। और मैंने बताया था जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लगता है बच्चों इंक भी खत्म हो गई, इंक डालनी पड़ेगी, ऑफलाइन होते हैं तो बच्चों से इंक डलवा लेते हैं। चलिए आप लोग कुछ तो काम आते हैं, आप लोगों का सपोर्ट है। ठीक है, दूसरा देखिए, जहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगी उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, जहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी वहाँ पे क्या बोलेंगे हम, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, मैंने बताया था वहाँ पर क्या बनता है बच्चों, लैक्टिक एसिड बनेगा, और साथ में क्या रिलीज होगी, एनर्जी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे हमारी मसल सेल्स होती हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे, मसल सेल्स। आप लोगों को पता होगा, मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, टाइमिंग है चलो, आप लोग क्या करते हैं, आपका मन किया, थोड़ा जोश आया कि आज सुबह रनिंग करनी है, आप लोगों ने जोश जोश में क्या किया, ज़्यादा हैवी रनिंग कर ली, यानी बहुत ज़्यादा इंटेंस रनिंग कर ली, तो क्या होगा, पेन, मसल्स में पेन होना स्टार्ट होता है, पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है।
होता है ना। हाँ, तो क्यों होता है? बेसिकली क्या होता है कि आपकी बॉडी में पहला प्रोसेस ठीक हुआ, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, लेकिन दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ, जब आपकी जो थी एनर्जी जो है बॉडी की धीरे धीरे खत्म होनी स्टार्ट हो गई, तो सेल्स ने नई एनर्जी बनानी स्टार्ट की। और नई एनर्जी बनाने के लिए कि बच्चों क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल रही है लेकिन कम अमाउंट में, क्योंकि आप लोग जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए और उस रनिंग को करने के लिए या कोई इंटेंस एक्टिविटी करने के लिए, यानी आप भागे जा रहे हैं, बॉडी की एनर्जी खत्म हो रही है। अब नई एनर्जी बनाने के लिए सेल्स क्या करेंगी? जो आपकी बॉडी में जो प्रेजेंट ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके फटाफट से क्या रिलीज करेंगे? एनर्जी। और धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी में ग्लूकोज खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक टाइम क्या आएगा कि ग्लूकोज तो खत्म होगा, साथ में आपकी बॉडी को ना ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है। जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, उस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो, यानी मैं अगर कहूँ मसल सेल्स की बात करें, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की जो सफिशिएंट अमाउंट है वो नहीं पहुँच पाती। यानी आप रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है ना, मतलब हम भागते हैं या इंटेंस एक्टिविटी करते हैं, वो किस लिए बढ़ता है? ताकि उस जगह तक जहाँ की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ तक प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुँचे। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड की वजह से बच्चों क्या होते हैं? यही जो है क्रैम्प वगैरह बॉडी में आ जाते हैं ना, क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं। हैमस्ट्रिंग आप लोगों ने क्रिकेट में सुना होगा, हैमस्ट्रिंग हो गया, यानी हैमस्ट्रिंग की मसल खिंच जाती है। तो बेसिकली वहाँ पे यही होता है कि उस मसल में लैक्टिक एसिड बन जाता है, और लैक्टिक एसिड बनने की वजह से ज़्यादा पेन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए लैक्टिक एसिड क्या करते हैं बच्चों, जो एथलीट वगैरह होते हैं, अगर ज़्यादा एथलीट है या कोई भी है, कोई ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी कर रहे हैं, कब होते हैं ये? जब कोई इंटेंस या सडन एक्टिविटी आप लोग करते हैं, तो उस केस में ये क्या होते हैं? क्रैम्प वगैरह कोज हो जाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब अच्छा, दूसरा क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ही ना हो। और मैंने बताया था ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है बेसिकली ये कहाँ होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों क्या होता है? फॉर एग्जांपल इसका लिख लेना, मैंने बताया था यीस्ट, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या बच्चों? यीस्ट जो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या बनता है बच्चों? इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस में क्या बनती है? एनर्जी। अगर बात करूं, देखो मेन हमारा जो है ना, दोनों में लास्ट हमारा जो प्रोडक्ट खत्म हो रहा है किस पे? एनर्जी। जो मेन प्रोडक्ट हमारा होता है बच्चों वो एनर्जी का ही होता है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई भी हो। जो प्रोसेस जो चलते हैं इस तरीके से उसमें सारे जो है प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एक नोट उसमें डलवाया था, इसमें डलवा देता हूं। देखिए 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बेसिकली क्या होते हैं? 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। अब भाई पता कैसे लगता है कैसे बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कैसे पता लगाते हैं बच्चों? इसके लिए क्या होता है, एक डिवाइस होता है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर डिवाइस है, उससे पता लगा लेते हैं, ठीक है, कि कितनी, पता लगाते हैं ना कि बॉडी में इतना परसेंटेज फैट है, इतना नहीं है। वो ऐसे ही जो इनके लिए अलग अलग डिवाइस प्रेजेंट होते हैं या बनाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP मॉलिक्यूल एनर्जी बनी, वो क्या है? कम अमाउंट में बनी है। तो अब दूसरा एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, अब नोट नंबर 2 डाल देना, ये फर्स्ट था, सेकंड डाल लेना। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन less amount of energy is released, less amount of energy is released in the body, ठीक है। तो ये बच्चों था एनारोबिक रेस्पिरेशन। स्टेप मैंने आपको उसके 2 बता दिए, एक तो ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्या था? लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बेसिकली कंप्लीट भी हो गया है, और कुछ ऐसा इसमें बचा नहीं है। मैंने बेसिकली जितना हो सकता था, जितनी डिटेल थी आपको इसमें ऐड करके बता दी है। अब इसको आप लोग फटाफट से नोट कीजिए, और साथ में हम लोग फिर इसका एक डिफरेंस भी साथ में करा देते हैं अभी के अभी। चलिए डिफरेंस भी कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि सर डिफरेंस नहीं कराया आपने, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और डिफरेंस आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बहुत सारा डिफरेंस बेसिकली कर लिए इसी में, ठीक है। चलिए मैं साथ में करा देता हूँ, क्वेश्चन डाल लेना बच्चों। डिफरेंस से पहले ना मैं आपको एक चार्ट बता देता हूँ बुक का ही, और ये एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के डिफरेंट पाथवेज क्या है, ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी में टेक्स्ट में है बच्चों। क्वेश्चन आप लोग ढूंढ लेना,
मैंने क्वेश्चन बता दिया है कि डिफरेंट पाथवेज क्या क्या है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के। डिफरेंट पाथवेज टू ब्रेक डाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है इन टेक्स्ट में। तो उसमें ये तो एक्सप्लेन करना ही होता है सारा। और उसमें क्या है देखिए, आपके पास बच्चों क्या था, ग्लूकोज था। अब एनसीईआरटी भी ले लेते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर एनसीईआरटी कवर करो। बच्चों एनसीईआरटी से ज़्यादा ही कवर कर रहे हैं आप, सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है, वरना ऊपर ऊपर से बता के निकल जाए उसका फ़ायदा नहीं होगा ना। अब ग्लूकोज जो है किस में होगा, पायरूवेट में ब्रेक डाउन होगा। और ये प्रोसेस जो ग्लाइकोलाइसिस मैंने बताया था बच्चों, कहाँ चलता है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। पायरूवेट C3H4O3, ठीक है, इसका डिफरेंस भी हम लोग करा देंगे अभी। ये बना। अब इसके लिए अलग अलग 3 चीज़ें दी होती हैं, जैसे आपके बुक्स में दिया होगा, समझ में ऐसे सबको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्या दिया होगा, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी। इस तरीके से बुक्स में आपके एनसीईआरटीज में दिया होगा, है ना, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एग्जाम्पल क्या दिया होगा, मसल सेल, जो हमारे अंदर जो मसल सेल्स होते हैं बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एनिमल में, ठीक है। दूसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या दिया हुआ बच्चों, टाइमिंग बचा है ना अभी, हाँ जी। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था क्या, इथेनॉल, इथेनॉल बनता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, और साथ में बच्चों क्या है हमारी एनर्जी। और मैंने बताया था ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होता है, मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि यीस्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तीसरा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें क्या बनता है बच्चों, CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है। ये आपके बुक में दिया हुआ था, समझ में आ गया चार्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो उसको नोट डाउन कर लो। और जो है टाइमिंग, आई थिंक, हाँ जी टाइमिंग खत्म हो गया, 15 सेकंड बचे हैं, नोट डाउन करो। फिर एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस। चलिए नोट डाउन। हाँ जी बच्चों, तो मैंने रेज कर दिया है और हम बात करने वाले हैं अभी किसके बारे में, डिफरेंस के बारे में मैंने कहा था। तो क्वेश्चन लिख लेना बच्चों, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कॉपी पेन लेके बैठना, क्वेश्चन लिख लेना, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैं डायरेक्टली बच्चों इनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एक तरफ हेडिंग डाल लेना एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक तरफ बच्चों हेडिंग डाल लेना एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए देखिए, हमने पढ़ा था पहला पॉइंट, अगर आपको ध्यान होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ था और उससे क्या रिलीज हुई थी, एनर्जी। तो लिखिएगा इट इन्वॉल्व्स, इट मीन्स रेस्पिरेशन, कौन सा एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और इसमें लिखना, पढ़ाया था मैंने आपको, इसमें बच्चों इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का। इट इन्वॉल्व्स इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। दूसरा मैंने बताया था इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन की या तो कमी होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है इस प्रोसेस में। तो लिखना दिस इन्वॉल्व्स, या इट अकर्स लिख लेना, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और बच्चों वो क्या होता है, एनारोबिक में क्या पढ़ाया था मैंने, या तो ऑक्सीजन एब्सेंट होगी या लैक करेगी। तो लिखना इट अकर्स इन लैक और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
चलिए बात करते हैं आगे। तीसरा मैंने बताया था, ध्यान करना, जब मैंने स्टेप्स बताए थे कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन था आपका वो साइटोप्लाज्म में भी हुआ था और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हुआ था, लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था बच्चों, वो कहाँ हुआ था? साइटोप्लाज्म में। यानी ये कहाँ कहाँ पे होता है? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, it occurs in cytoplasm as well as in mitochondria। चलो इससे एक बात बताता हूँ। एक बच्चे ने क्लास 9th में था, ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, तो एक बच्चे ने इसको माइटोचोंड्रिया पढ़ लिया था तो आप माइटोकॉन्ड्रिया बोलते बेसिकली इसको, तो ऐसे मत पढ़ना, ठीक है। चलिए मजाक था। इसमें आप बात करते हैं तीसरा, अगर बात करें तो बच्चों ये कहाँ होता है? सिर्फ साइटोप्लाज्म में। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। चलिए बात करते हैं, एक मैंने एनर्जी के टर्म्स में हमारे बात की थी। इसमें 38 ATP मोलिक्यूल्स होते हैं, इसमें 2 ATP मोलिक्यूल्स बनते हैं, तो लिख लेना। इसका मतलब क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें क्या होता है बच्चों? रिलीज। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है बच्चों? रिलीज होती है। अगर इसकी बात करें, इसमें एनर्जी का अमाउंट क्या होता है? कम। अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख लेना 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल कितना देता है? 38 ATPs मोलिक्यूल, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? एनर्जी का अमाउंट बच्चों कम रिलीज होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। इन्हें बताया था मैंने, इसमें 1 ग्लूकोज जो मोलिक्यूल होता है वो कितना? 2 ATP मोलिक्यूल्स क्या करता है? हमें प्रोवाइड करता है। और बेसिकली जितना मैंने बताया था आपको स्टेप्स में, उतने ही बच्चों मैंने डिफरेंस लिखवाए हैं। इससे एक्स्ट्रा मैं डिफरेंस आपको नहीं लिखवा रहा हूँ कि इसमें ये ग्लाइकोलाइसिस में होता है, दूसरा स्टेप इसमें अलग होता है। स्टेप 1 दोनों में कॉमन होता है, स्टेप 2 दोनों में अलग होता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। रेस्पिरेशन समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ बच्चों, एक चीज मेरे ध्यान में आ रही है, मैं भूल गया था। ब्रीदिंग एक टॉपिक था, ब्रीदिंग शायद मैं डिस्कस किया ही नहीं इसमें। कई बार बच्चे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को सेम ही बोल देते हैं। एक बच्चे ने कहा था सर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस करा दो, क्लास के अंदर थे। तो बच्चों देखिए ब्रीदिंग क्या होता है, सिंपली जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा, हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो उससे ही रिलेटेड है। ब्रीदिंग क्या होता है? सिंपली ऑक्सीजन इनटेक करना और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, यानी निकालना। बच्चों ये तो क्या हो गया हमारा सिंपल ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड में गई, ग्लूकोज के साथ कंबाइन हुई, कंबाइन होकर के सेल के पास गई, सेल के पास जाके क्या रिलीज करी? एनर्जी। ये क्या होता है? रेस्पिरेशन। चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हटा दूँ, चलो तो यहीं पे मैं करा देता हूँ एक आपको क्वेश्चन। एक तरफ हेडिंग डाल लेना ब्रीदिंग और एक तरफ रेस्पिरेशन, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा उसी से आने वाला है। ब्रीदिंग यानी जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन किस तरीके से, यानी किस पाथवेज से होकर के हमारे ब्लड में पहुंचती है ऑक्सीजन, और किस पाथवेज से होकर के जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा। तो उसको करवाने से पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो बच्चों ये क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्या बच्चों? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनहेल करना यानी लेना, इनटेक करना, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना है, निकालना। ये होता है बच्चों क्या? सिंपल ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन की डिफाइन आई थिंक लिखवाने की जरूरत तो नहीं है।
लिखवाने की जरूरत है या लिख दूं? चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन of complex compounds to release energy, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होना और उससे क्या रिलीज होता है बच्चों? एनर्जी, या तो रेस्पिरेशन। देखिए ये सिंपल क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, यानी कार्बन, आपने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की बॉडी से, ये सिंपल क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन बच्चों ये क्या था, मैंने बताया था जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनते हैं 10 केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं। उसके बाद पायरुवेट से एनर्जी बनती है, उसमें भी कई सारी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। यानी जो केमिकल रिएक्शन हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग सेल में हो रही है ना, उसको बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। यानी अगर ब्रीदिंग कहें सिंपल क्या है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, लिख लेना, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। और बच्चों इसमें क्या लिख सकते हैं आप लोग, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी लिविंग सेल्स के अंदर जो हमारे एनर्जी बनती है, बायोकेमिकल प्रोसेस, यानी सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए एनर्जी बनती है सेल के अंदर, और ब्रीदिंग में जो प्रोसेस है, ऑक्सीजन का जाना, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वापस आना, इसमें कहीं भी सेल के अंदर कुछ काम नहीं होता है। यानी हम सिंपल क्या है, ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स में जाते हैं, लंग्स क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। इसमें सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा, इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन होने के लिए बच्चों क्या चाहिए होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स। इट इन्वॉल्व्स एंजाइमेटिक एक्शन, यानी इसमें एंजाइम्स का बहुत सारा एक्शन होता है। और इसमें लिख लेना, इट डज नॉट इन्वॉल्व एंजाइम्स, इट डज नॉट इन्वॉल्व एंजाइम्स। और मैंने आपको बताया था एक बार एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, यानी वो लिविंग बॉडी में पाए जाने वाले, वो हमारे क्या है, ये एक तरीके से मशीनरी है, या आप बोल लीजिए केमिकल सब्सटेंस हैं जो हमारे किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं और जो है उसको आगे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर बच्चों में इसकी बात करें, अगर ब्रीदिंग की हम बात करें, ये सेल्स के बाहर होता है, इट अकर्स आउटसाइड द सेल। और ये रेस्पिरेशन कहाँ होता है बच्चों, सेल्स के अंदर होता है ना, एनर्जी बनती है कहाँ, बनती है सेल्स के अंदर। इट अकर्स इनसाइड द सेल। आई थिंक ये चारों पॉइंट नोट डाउन कर लो, और ये आपको चारों पॉइंट जो है बच्चों समझ में आ गए होंगे। और बेसिकली बच्चों इसमें कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। देखिए बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जितना पढ़ाया है अच्छे से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना। ऊपर ऊपर से बताना होता तो ये लेक्चर में 15 मिनट में कंप्लीट करके हटा देता, लेकिन हमारा एम है कि आपको पूरी जो डिटेल मिले, अच्छे से पढ़ें, जिससे कि जब आप लोग एनसीईआरटी उठाएंगे ना, तो एनसीईआरटी आपको कुछ भी नहीं लगेगी। पढ़ के देखिएगा, इस लेक्चर को देखने के बाद रेस्पिरेशन वाला टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं होगा जो हमने ना बताया हो। और बाकी आप अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट टॉपिक भी हम अभी शूट करने वाले हैं, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलिए।